नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज में। दोस्तों, आज हमारे साथ जो शख्सियत है, पहचान या परिचय बताने का मतलब कोई जरूरत ही नहीं है। एम.बी. राजभर जी, जो कि इतिहासकार है, राजभर समाज की जितनी भी जानकारियां हैं सब आप इनके जरिए प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है एम.बी. राजभर जी आपका जो है हमारे न्यूज चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जी हाँ। एम.बी. राजभर जी, आपसे हम एक चीज ये पूछना चाहेंगे कि आप इतिहास का स्रोत खोज कितने साल से मतलब कर रहे हैं? ये हम 1982 से जी राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ से जुड़े जी और एक्टिव रूप में 1983 से हमने इतिहास की खोज स्टार्ट किया जी और उसके पीछे थोड़ा सा कारण है कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ है एक संगठन। हम बम्बई गए, पेपर में निकला था, भीमंडी गोमंडी में मीटिंग थी, लोग बैठे थे, हम भी गए, अपनी बात कही, लोगों ने कहा आप संगठन से जुड़िए। हम जुड़ गए संगठन से और हमने अपना एक मिशन बना लिया कि भर या राजभर जाति कौन सी होती है, किसे कहाँ से आई, ये नाम कहाँ से आया, और उसी में आज तक हम खोज रहे हैं। और जो भी हमें मिला है पुस्तकों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से हम अपनी बात समाज में पहुंचा रहे हैं और सभी लोग को कुछ न कुछ थोड़ी मोड़ी तो जानकारी हो रही है अपने इतिहास के विषय में। अच्छा सर, एक चीज हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये भर और राजभर शब्द जो है ये आया कहाँ से, पहली बात, और दूसरी बात कि इसका इतिहास क्या रहा है? ऋग्वेद में भरत एक कबीला है और वो कबीला बहुत मजबूत कबीला था। सारे लोगों को जीत करके उसने एक बड़े भूभाग पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। उसको भरत बोलते थे। वो कबीले का नाम भरत है, भरत कबीले का नाम, और उसी के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। दुष्यंत और शकुंतला के लड़के के भरत नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष नहीं पड़ा है। आप देखेंगे जो संकल्प पढ़ते हैं हिंदू व्यवस्था में, जो कोई कार्यक्रम होता है तो पंडित संकल्प करते हैं, तो वो बोलते हैं अमुक वासरे अमुक क्षेत्र जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्त देशे, जम्बू द्वीपे भरत खंडे, फिर इसके बाद आर्यावर्त देशे, यानी आर्यों के आने के पहले इस देश का नाम भरत खंड था। वो भर के नाम से, भरत के नाम से, और यही बिगड़ करके भरत से ही भर हो गया है, भर हो गया है। और बाद में हमारे लोगों ने 150 ईस्वी में बनारस में जो मीटिंग किया था, तो अपने को, क्योंकि हम लोग शैव थे शुरू से ही, इसलिए भारशिव कहलाने लगे। कुछ लोगों का ऐसा विचार है भारशिव से ही बिगड़ के भर शब्द बना है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारशिव के भी पहले बहुत भर नाम था और उसका एक इतिहास है। गौतम बुद्ध के समय आप देखेंगे 16 जिलों में एक जिला था सुमसुम्मा गिरी, वहां पे भरत जाति राज करती थी, वही भर जाति है जो वहां पे राज करती थी। 16 जनपद थे, यानी गौतम बुद्ध से पहले भी हमारा यहाँ साम्राज्य रहा है। राजभर समाज के राजा महाराजा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। तमाम जातियां हैं जो अपनी तंज कसती हैं कि हमारी है, ये हमारा हो, त्योहार हो, त्योहार हो, लेकिन इसमें साक्ष्य क्या आप पाते हैं? आपके हिसाब से क्या सही है, थोड़ा आप रखने का? ऐसा है कि जैसे जैसे समाज बनता है, बढ़ता है, समाज में जैसे घर परिवार है, तो जब परिवार बड़ा हो जाता है तो लोग बांटते हैं, बंटवारा कर लेते हैं और दूसरा घर बनाते हैं, वो दूसरा घर बनाता है। उसी तरह से हमारा समाज बहुत दूर से चला है, इसमें बहुत से साइड इफेक्ट भी आए, अन्य जातियां भी हमसे टूट करके बन गई हैं। और विलियम क्रुक बोलते हैं कि 163 उपजाति है भरों की, और वी.ए. स्मिथ बोलते हैं कि ठाकुरों की जाति परिहार, परमार, चलदेन और गहलवाल, ये जातियां जो है भरों से कन्वर्ट होके बनी हैं। और गुत्सो वोपड़ बहुत महान विद्वान था, जर्मनी का, संस्कृत का, एशिया का सबसे बड़ा विद्वान आदमी था। उसने कहा है मेनी राजपूत्स हैज भर ब्लड्स इन देयर वेन, यानी बहुत से राजपूतों की नसों में भरों का खून बहता है। तो अब जब वो टूटे थे, उसके बाद अगर कोई बड़ा राजा हमारा हो गया
हम उसकी आइडेंटिफिकेशन देते हैं, तो क्योंकि हमसे टूट के बने हैं बहुत से ठाकुर लोग, इसलिए उस राजा को भी अपना बोलते हैं, लेकिन ओरिजिनल तो वो राजा भर ही है। अब टूट करके बने हैं, जैसे हमसे टूट करके बने हैं बिहार जाति, बिहार के लोग भी सोहेल को बोल सकते हैं कि भर है, तो उसी तरह से ठाकुर लोग भी कुछ बोलते हैं कि भर हैं। ठाकुर का मतलब मैं छत्री नहीं लगाता हूँ, ठाकुर राजपूत का मतलब होता है राजा का पुत्र। छत्री और राजा के राजपूत में बहुत फर्क है। हम लोग राजपूत है लेकिन छत्री नहीं है। छत्री जो आर्य थे, कबीला उनका आया था, उसमें जो लड़ाकू जातियां थी उनको छत्री बोला गया। हम राजा के पुत्र हैं, हम तो मूल निवासी हैं इस देश के, हमने राज साम्राज्य स्थापित किया अपना, इसलिए हमको बहुत से लोग राजपूत लिखे, राजपूत बोलते हैं। अच्छा, राजभर या भर समाज में कितने राजा रहे हैं? देखिए, अब तक तो मैं 54 राजाओं की 54 राजाओं की खोज कर चुका हूँ, जिसमें से 36 का हमने वर्णन किया है। अभी और लिखना बाकी है, बहुत से और राजा हैं। और देखिए, जो आपने कहा ना कि बहुत से लोग बोलते हैं इनका कहाँ राज है, इनका कहाँ क्या है, ये जमीन कहीं भी आप सर्वेक्षण कर लीजिए, अगर कोई बड़ा ढूहा है या बड़ा टीला है या बहुत से ईंट बिखरे हुए पड़े हैं, तो आप उसकी एंटीक्विटीज में जाएंगे, यानी पुरातत्व में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये ज्वारों का किला था। ये उस प्राचीन समय में हमारे बहुत से किले, कोट, खाइयां थी, जो भले इतिहास में मिटा दिया गया, लेकिन आज वो जमीन पर बहुत से हमारे मौजूद है, इस समय दिखाई देते हैं। और उनके गांव के गजेटियर, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, प्रोविंशियल गजेटियर और स्टेट गजेटियर अगर पढ़ेंगे, तो वहाँ का भारतीय पुरातत्व विभाग का कोई अधिकारी गया है तो उसने लिखा कि ये भरों का टीला है, भरों का है, ये भरों का पहले साम्राज्य था। तो इस तरह से हमारे इतिहास को अब जब उजागर हुआ है, तो बहुत सा जगह पे ऐसा मिल रहा है, लोग खोज रहे हैं। अंग्रेजों ने तो बहुत खोजा है, टीलों का सर्वेक्षण किया है, उन्होंने लिखा है, लेकिन भारतीयों ने उसको इग्नोर किया है। आज हमारा इतिहास बहुत स्वर्णिम इतिहास है हमारा। किसी भी जिले का देख लीजिए, गजेटियर अगर स्टार्ट होता है तो उसमें लिखते हैं कि यह क्षेत्र पहले भरों का था। इसका मतलब कि हमारा इतिहास अभी भी है, लेकिन उस पर विस्तृत खोज नहीं हुई, और वही खोज हम लोग कर रहे हैं, प्रकाशित करवा रहे हैं। सुहेल देव जी को एक बहुत अच्छा उनका चरित्र, उनका सभ्यता, संस्कार और उनका वीर पौरुष, वो देख करके हम लोग उनको आगे बढ़ाए हैं। बाकी और हमारे बहुत से राजा हैं और सबका इतिहास अपना अलग अलग है। तो ये बहुत दिन नहीं जाएगा कि हमारे समाज के लोग जब अपना इतिहास अच्छी तरह से जान जाएंगे, तो इनको और कोई रोक नहीं सकता। इनके विकास में बहुत हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। हम लड़े मगर टूट गए, लेकिन झुके नहीं। कहीं भी राजभर देखेंगे एक भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा आपको, सब जातियों के लोग मिल जाएंगे, लेकिन राजभर कोई भीख मांगता हुआ आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत स्वाभिमानी कौम है, ये स्वाभिमान पर जीती है, और स्वाभिमान के लिए इसने लड़ाई अंतिम समय तक लड़ती रही, जंगलों में भाग गई, लेकिन कभी झुका नहीं किसी। और जो झुके, हमारी ही राज की, हमारी रियासत की जमीन उनके सामने झुका, मुसलमानों के सामने और दूसरी जातियों के सामने, तो उनको जागीर दे दी गई, बड़े बड़े जागीर हो गए, बड़े बड़े जमींदार हो गए। आज बड़ी जाति के लोग के पास जमीन सबसे ज्यादा क्यों है? वो कहीं से पैदा नहीं किया, उन्होंने खरीदा नहीं है, चापलूसी में किया। चापलूसी में उनको जमीन मिली, हमारी जमीन है वो सब। मतलब सब भरों की जमीन जो है, जी जी, हमारा जातियों आप देख लीजिए, यहीं आप जहाँ बैठे हैं, ये पूरा क्षेत्र, यहाँ पर देहद्वार में एक किला है, आसिल देव राजा थे, ये पूरा क्षेत्र उनके कब्जे में था। आसिल देव राजा राजभर समाज के ही थे? बिल्कुल, राजभर समाज के थे। डॉक्टर पंचम जी ने उसका सर्वेक्षण कराया है, और बहुत सी चीजें वहां पे निकल के आई है, सरकार ने उसको मान्यता दी है, और जल्दी ही वो उस पे कोई काम होगा, हम लोग उसमें लगे हुए हैं। तो ये पूरा क्षेत्र भरों का था। अब क्योंकि जब लड़ाइयां हुई बहुत दिन तक, आप सोच लीजिए, मुसलमानों के समय तो जो लड़ाई हुई, अंग्रेज जब आए 1871 में, हमारे ऊपर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगा जी। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पढ़ेंगे आप तो देखेंगे उतना विभत्स स्वरूप हमारे सामने पेश होता है
कि एक बच्चा भी पैदा होता तो अपराधशील मान लिया जाता। राजभर बिरादरी में जब जन्म लिया तो अपराधशील हो गया। और ये खत्म कब हुआ? 1952 में, आजादी के 5 साल बाद खत्म हुआ। तो ये आप 150 बरस से ऊपर हो गया। हमारे पास क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगा था हमारे जात के ऊपर, तो आप समझ सकते हैं हमारा विकास कैसे होगा। सही बात। ये तो इतनी कर्मठशील जाति है, अपने बल पौरुष से, अपने बुद्धि दिमाग से आज थोड़ी मोड़ी जमीन बना लिया है लोग, मेहनत कश लोग हैं और जमीन बना के किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से बहुत कुछ इनको अभी तक नहीं मिला है। सर, ये जो राजभर कौम है या फिर जाति है, भर या राजभर, इसके लिए मतलब जैसे हमने ये देखा है अक्सर कि अदर जातियां जैसे में यादव हो गए, लोग का दूध का व्यापार हो गया, बढ़ई हो गए, लोग का वो व्यापार हो गया, प्रजापति, वो अलग अलग। तो राजभर समाज या भर समाज का कोई मतलब कार्य जो आपके नजर में हो? ऐसा है, जब हमारा राज था ना जी, तो हम सभी को कार्य बांटते थे जी, कौन नाई का काम करेगा, कौन धोबी का काम करेगा, कौन कौन सा काम करेगा, हम बांटते थे। हमारा काम है राज करना, हमारा व्यवसाय ही है राज करना, राजनीति करना। और इसीलिए राजभर शब्द में राज शब्द लगा हुआ है। तो हमारा व्यवसाय राजनीति करना है। लेकिन आज हम हाशिए पर हैं। हमारे इक्का दुक्का लोग जो आगे बढ़ रहे हैं उनको तमाम तरीके की परेशानियां हैं, बहुत से लोग इधर उधर से खींचते हैं। लेकिन जब हमारा समाज सही तरीके से एक हो जाएगा तो निश्चित है कि हम राजनीति में भी प्रवीण होंगे, बहुत आगे जाएंगे। हमारे भी लोग प्रतिनिधित्व करेंगे देश का, उसमें दो राय नहीं है। अभी थोड़ा समय है, निश्चित है कि ये समाज बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। राजभर समाज के जो युवा हैं उनकी ये चाहत है कि इतिहासकार जी के पास मतलब आपकी कभी बातचीत हो या फिर कभी इंटरव्यू हो तो एक बार जरूर पूछा जाए, ये भरमारो अभियान क्या है, इससे मतलब क्या साबित होता है? ऐसा है कि हमारे इतिहास में 2 तारीख जो है सबसे कलंक की तारीख है। एक है 1226 और दूसरी है 1246। 1226 में नासिरुद्दीन शाह ने हमें कत्लेआम घोषित किया था और इसके बाद 1246 में भी कत्लेआम घोषित हुआ था। इसके बाद खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय, खास करके सुल्तानपुर में जब नंद कुंवर को 1 महीने तक उनके किले को घेरी रही फौज और कब्जा नहीं कर पाई, तो एक धोखे से अंदर डोली में प्रवेश करके सैनिक और महाराजा का कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद वहीं से मुसलमान और हिंदू के बड़ी जातियां मिल करके भरमारो अभियान चालू किया। उसमें खार करके बैस राजपूत लोग अलाउद्दीन खिलजी का बहुत जम के साथ दिया है। सुल्तानपुर गजेटियर में है ये सब वर्णन। और जब उसी समय भरमारो अभियान, यानी भर जहां भी मिले इनको मारो, इनका सब संपत्ति सब कुछ इनका अपहरण कर लो, लूट लो और इनको छोड़ो, जाने मत दो। एक गजेटियर में दिया है, बचगोटी मारे तीयर और तीयर मारे भर। हाँ, और वहीं से भर मारो अभियान चला है। तो जब अलाउद्दीन खिलजी का राज पूरा हो गया सुल्तानपुर में, रायबरेली में, इधर आजमगढ़ में, प्रतापगढ़ में, तो जो ठाकुर लोग, वैश्य राजपूत खास करके, मैं करणी सेना को ये कई बार मैसेज भेज चुका हूँ कि आप अपना इतिहास पढ़ो। आपको तब उन्होंने एक भाले सुल्तान की उपाधि दिया उनको, यानी आप जो है भाला से, भाला धारण करने वाली जाति, इन्हीं के माध्यम से हमने भरों को फतह किया, इसलिए उनको भरमारो अभियान के तहत भाले सुल्तान की उपाधि दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश की माटी का असली वारिस कौन है और इस देश की माटी के साथ किसने गद्दारी किया और किसने वफादारी किया, आप इसे समझ सकते हैं। आज करणी सेना वाले कहते हैं कि भर तो हमारे पीछे, हमसे आगे कहाँ है, हम तो कुछ भी कर डाल, बड़ी बड़ी मोच रख के टाइट करते हैं। मैं कहता हूं कि वो पहले अपना इतिहास पढ़ लें। मैं उनका ब्लेम कर नहीं रहा हूं लेकिन बगैर इतिहास जाने आप किसी को इस तरह से, इतनी स्वाभिमानी कौम भारतवर्ष में शायद कोई होगी जितनी स्वाभिमानी कौम भर है। और एक चीज बता दूं, पूर्वांचल में ही राज नहीं था इनका मध्य प्रदेश में भी था, इनका बिहार में भी था, महाराष्ट्र में
एक भंडारा जिला है, वहां पे भी शिलालेख मिला है कि यहाँ भगदत्त भर राजा का शासन था। तो हमारा बहुत दूर तक पंजाब तक ये सब एरिया हमारे शासन के अंतर्गत थी। अच्छा, भर या राजभर राजाओं का जो है साम्राज्य या फिर शासन काल कब से कब तक चला था? ऐसा है कि ये विभिन्न काल में है, जी। एक फिक्स डेट नहीं है। हमारा सबसे पहले शुरुआत में हम लोग भर थे, लेकिन उसी भर कबीले में नागवंशी भी थे। तो बिंबिसार इस देश का तो पहला राजा है। आईएएस के क्वेश्चन में पूछा जाता है भारतवर्ष का सबसे पहला राजनीतिक राजा कौन है, तो सबसे पहला बिंबिसार। उसको है वंश भी कहते हैं और नागवंश भी कहते हैं। तो वहां से देख लीजिए, ये 6वीं शताब्दी में। इसके बाद तो हमारा इतिहास बराबर चलता रहा, छुटपुट 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 छुटपुट। पूरा भारतवर्ष पर एक छात्र हमारा राज कभी नहीं रहा। हम जगह जगह पे जगह अपने बल और पौरुष और प्रताप से जगह जगह पर विभिन्न सब समय में हम राज करते चले आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा राज हमारा भारतीय वंश में था, जो 200 बरस राज किया। 200 बरस? 200, 150 से लेके 350 ईस्वी तक। और उस समय सोने के हमारे सिक्के चलते थे। ये जो औरतें गाना गाती, आज भी शादी विवाह में हम लोग के औरतें गाना गाती हैं, सोने के थाली में ज्योना परोस्यो, लौंगा इलायची का बीरा लगाया, ऐसा ऐसा गंगा जल पानी, पता है कैसे कैसे गाती। वास्तव में हमारे सोने के सिक्के चलते थे भारतीय वंश में। और हाँ, अभी भी म्यूजियम में रखे गए हैं सिक्के। हाँ? अच्छा, ये म्यूजियम में जैसे माना जाता है कि क्या ऐसी जरूरत पड़ गई, राजभर समाज का इतिहास जो पहले से भी दबा रहा था, इस समाज को मतलब कोई आगे बढ़ाने का प्रयास भी नहीं किया, ऐसी जरूरत क्या पड़ गई, या फिर इतिहासकार अदर समाज के जो भी इतिहासकार रहे हैं वो लोग जो है राजभर या भर के भेदभाव किए? ऐसा है, हमारे देश में इतिहास लिखने की परंपरा नहीं रही। हम कहानियों को ही इतिहास समझ लेते थे। लेकिन थॉमसन जब आए और अंग्रेज बहुत से आए यहाँ, तो उन्होंने इतिहास क्या होता है, उसके लिए क्या क्या जरूरी है इंस्ट्रूमेंट, वो उन्होंने बताया। तो अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा हमारा इतिहास लिखा है। मैं बताऊं आपको, फुहरर एक इतिहासकार है, उसने लिखा है मॉन्यूमेंटल एंटीक्विटीज एंड इंस्क्रिप्शन। पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वे करके कहाँ कहाँ पे इनके किले कोट खाइयां हैं, वो पूरा उसने दर्शाया, उसने वर्णन किया है। कनिंघम है, थॉमसन है, स्मिथ है, इलियट है, जॉन इलियट है, सीए इलियट है, शेरिंग है, आरवी रसेल है। ये बहुत से राइटर, 50 राइटर हैं। अगर सबको इकट्ठा कर लेंगे तो हमारे जितना ब्राइट, आप समझिए द ग्रेट भर हेडिंग डाला उन्होंने। द ग्रेट भर, द ग्रेट भर माने महान। जी जी जी, विदेश के राइटरों ने ग्रेट भर लिखा है, लेकिन तुलसीदास ने इनको नीच भर लिखा है। थोड़ा सा एक दोहा है दोहावली में, उसमें नीच भर कहा है। तो आप समझ सकते हैं इनका इंटेंशन क्या है। दूसरी बात यह है कि आप ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, सुहेलदेव 1000 वर्षों तक विलुप्त क्यों थे? सुहेलदेव 1000 वर्षों तक तो कोई जानता ही नहीं जानता था। आज सन 82 के बाद, 83 के बाद, पहला हमने इंग्लैंड से मैंने फोटो मंगाया सुहेलदेव जी का, स्केच फोटो कनिंघम का बनाया हुआ। भारतवर्ष में कहीं फोटो नहीं था। उनके किले पर गए, चारदा किले पर गए, उनके 14 किले, कुछ तो नेपाल में इस समय है। ये सब सर्वे करने के बाद जब हमने किताब लिखी, पेपरों में कई बार दिया, तब लोगों का ध्यान इस तरफ गया, अरे सुहेलदेव भी कोई शख्सियत है। और इतना ब्राइट हिस्ट्री है, हिस्ट्री कि मैं राणा प्रताप और शिवाजी को कम नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन राणा प्रताप और शिवाजी, राणा प्रताप जी तो मारे गए थे, लेकिन शिवाजी बगनखी लेके नहीं गए होते तो उनके साथ भी धोखा होता था। लेकिन ये तो दहाड़ करके, और आप समझिए एकता बना के 21 राजाओं को एक तरफ मिला करके, क्योंकि आप समझिए जो लिखा है उनकी किताब में, मुसलमानों की तबकाती नसीरी में 1,20,000 मुसलमानों को मारा था सुहेलदेव ने। तो आप सोच सकते हैं महाभारत में इतनी बड़ी लड़ाई नहीं हुई, एक तरफ के इतने मारे गए तो इधर के कितने मारे गए होंगे। तो अब इतिहासकारों को भी, सरकार को भी, सभी को ये पता चला है कि हाँ वास्तव में ये तो है, क्योंकि वो परीक्षण कर रहे हैं ना। अब ऐसा आ रहा है सुहेलदेव का नाम, तो जरा खोजे कहाँ है,
तो जब मिल रहा है तो आप देखें, अब गाजी मियाँ का मेला जिससे लड़ाई हुई थी, वो मेले पर यूपी सरकार ने बैन लगाया है। बैन भी लग गया है, संभल में जो लगने वाला था मेला, बैन भी लग गया है। और वहां पर जो है बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं, उनका साफ साफ मांग है कि यहाँ पर जो है सैयद सलार मसूद का जो मकबरा है, जो भी स्थान पूजनीय स्थल है, उसको हटा दिया जाए। वहां पर सुहेलदेव राजभर जी का जो है मूर्ति स्थापित करके वहां पर पूजा पाठ या मेला का आयोजन किया गया। देखिए, मैं इस तरफ मैं इसमें राजनीति में के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मैं तो कहूंगा कि इतने मुसलमान वहां से आए थोड़े थे विदेश से, बहुत से यहीं के जात, हमारे समाज के लोग बहुत से मुसलमान बने हैं, बहुत सी जातियों कन्वर्ट हो गई मुस्लिम में। तो मैं ये कहूंगा कि एक विदेशी आक्रांता अगर कोई देश पे आक्रमण करता है, तो आज तो ये सब लोग, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सभी लोग तो उस पे जट करके मुकाबला करेंगे ही। तो अगर उस समय किया और कन्वर्ट हुए, जबरन कन्वर्ट हुए, इनको तो साथ देना चाहिए। और मैं मुस्लिम भाइयों से कहूंगा कि द्वेष बस नहीं, हम चाहते हैं कि आप भी साथ दें कि आक्रांता का कभी पूजनीय नहीं माना जा सकता। कहने का मतलब ये है सर, आप बहुत बड़े इतिहासकार भी हैं, और सबसे बड़ी बात है जो मांग है इस समय, जो मांग चल रही है, वो मांग कहाँ तक सही है, आप थोड़ा अपने। मैं भाजपा को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये डिसीजन लेट लिया, लेकिन दुरुस्त लिया। लेकिन मुसलमानों से द्वेष पैदा करके ये मेला वेला लगाना, ये मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। मुसलमानों को मिला करके, उनको समझा करके कि आप इस चीज को समझो कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, हमारी जन्मभूमि जो हो सबसे ऊंचे, आप भी यहीं के जन्मे हो, लेकिन कन्वर्ट हो गए हो किसी किन्हीं परिस्थितियों। बस आपको भी चाहिए कि किसी विदेशी आक्रमणकारी का साथ न दे करके, उसको महिमा मंडित न करके, अपने देश के इतिहास को हमको आगे बढ़ाना है। और मेले में नहीं जाना, मेला में अगर जाना है तो हमको सुहेलदेव जी के विजय दिवस में जाना है, एक भव्य तरीके से। मैं चाहूंगा भाजपा सरकार को एक बहुत भव्य तरीके से सुहेलदेव के विजय दिवस के रूप में 10 जून को एक बड़ा मेला लगना चाहिए। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जगह जगह पे लगना चाहिए, ऐसी व्यवस्था करे। लेकिन मुस्लिमों से द्वेष पैदा करके ये काम न करे, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ। कुछ पार्टियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ पार्टियां हैं, कुछ पार्टी के जो है उच्च पदाधिकारी भी हैं, जो कि खुलेआम विरोध कर रहे हैं, जो खुलेआम जो है उस दरगाह के सपोर्ट में आ रहे हैं। उसको आप किस नजरिए? ऐसा है कि सन 47 में जब देश आजाद हुआ, तो उसमें ऐसा एक नियम बनाया लोगों ने कि जितनी सन 47 के पहले जितनी भी प्राचीन स्मारक हैं या किले कोट खाइयां हैं, उनको डिस्टर्ब न किया जाए, जैसे हैं वैसे ही रहने दिया जाए। इसके बाद नए तरीके से अगर कुछ होता है तो इस पे रोक लगनी चाहिए, क्योंकि वो पहले बन चुका है। तो उसके बगल में और जगह है, बहुत सा हम बना सकते हैं, लेकिन उसको तोड़ करके मुस्लिमों की भी भावना आहत होगी। क्योंकि हम कैसे सर, हिंदू तो विरोध में है इस समय की, मतलब देखिए भैया, हम सबसे पहले हम मनुष्य हैं, बाद में हिंदू मुस्लिम हैं। मानवता हमें सभी के दिल में एक, और मुस्लिम तबके के लोग भी काफी विरोध नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि मुस्लिम तबके के लोग, उनको इस चीज को समझना चाहिए कि हमको जय सुहेलदेव बोलना चाहिए, बल्कि जय गाजी मियाँ नहीं बोलना चाहिए। ये मैं उनसे भी कहता हूँ, क्योंकि गाजी मियाँ आया था तो देश को लूटने के लिए आया था। और एक चीज और आपको मैं बता दूं, बहुत बारीक चीज आजकल चल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर जब लूटा जा रहा था, तो उस समय गाजी मियाँ उसका सेनापति था, महमूद गजनवी का। एकदम बातें गलत है। उसमें 13-14 साल का था गाजी मियाँ, वो वहां नहीं था, उसके पिताजी थे, उसके पिताजी उस युद्ध में थे। और यहाँ तक कि बल्लरी का पिताजी, जो सुहेलदेव की औरत हैं, उनकी रानी, उनके पिताजी भी वहीं मारे गए सोमनाथ मंदिर में। तो गाजी मियाँ का कोई हस्तक्षेप सोमनाथ मंदिर के लूटने में था, ऐसा मुझे अभी तक नहीं मिला, क्योंकि उनकी उम्र उस समय 12-13-14 साल की थी, उससे ऊपर के नहीं थे। तो ये कहना कि गाजी जो है ये सोमनाथ मंदिर भी लूटा था, सेनापति था, वो बातें गलत है, वो बात सही नहीं है। लेकिन ये तो ऐतिहासिक मतलब साक्ष्य के तौर पे ये तो सही है कि मतलब सैयद सलार जो मसूद गाजी था, वो विदेशी आक्रांता था और कत्लेआम करता था हिंदू, मतलब जितनी भी मंदिर है
आस्था का केंद्र है हिंदू भाइयों के लिए, उसको जो है ध्वस्त कर देता था, बर्बाद कर देता था, बहन बेटियों की इज्जत भी लूटता था। ये सही है ना? ये बात सही है आपकी, कुछ हद तक सही है। सैयद सलार मसूद गाजी जब वहां से चला था, जिस समय महमूद गजनवी मरा ना, उस समय ये उसके पास ही था और उसने कसम खाई थी कि मैं भारत में हरा झंडा जरूर फहराऊंगा और आपका काम अधूरा था जो मैं उसको पूरा करूंगा। ये जॉन इलियट ने लिखा है क्रॉनिकल्स ऑफ उन्नाव में। उसने प्रतिज्ञा किया था भारत में झंडा फहराने के लिए, हरा झंडा फहराने के लिए वो वहां से चला था और जहां जहां रजवाड़ा था उनके किले पर आक्रमण किया, उनको लूटा, वहां से धन लिया, उनकी कुछ फौज भी मिलाया और फिर इसके बाद आगे बढ़ा और वहां अपना एक प्रतिनिधि रखता था। वहां प्रतिनिधि की इस किले की अब सुरक्षा तुम देखो, तो वो वहां मस्जिद बनाया, वहां पूजा पाठ अपने अजान करने लगा। तो इस तरह से बहुत से किले कोट खाइयों पे आज भी उनके मस्जिद बने हुए हैं आज प्रेजेंट में। हाँ, ये है कि आप एंटीक्विटीज अगर पुरातत्व विभाग की रिपोर्टें देखेंगे तो हमको वास्तव में उस किले से मस्जिदों को हटाना चाहिए। वहाँ जितने भी किले हमारे राजभरों के हैं वहां से हटाना चाहिए। जहां विवादित नहीं है, मस्जिद बनी है, वहां रहे, मैं उसके पक्ष में हूँ। लेकिन हमारी वो क्योंकि धरोहर है, उस धरोहरों पर जो उनका कब्जा जमाया है वो कब्जा उनका वहां से हटना चाहिए। लेकिन जहाँ पर जो मजार बनी हुई है वहां पर जो है हिंदुओं की मतलब मांग है, वहां पर जो है ऐसा सुनने में आया, मैं हालांकि हम साक्ष्य नहीं जानते हैं ना, तो हमको मालूम है सुनी सुनाई बात, वहां पर जो है कोई सूर्य कुंड था जहाँ पर मजार बना हुआ है और वहीं पर उसका जो है दरगाह बनवा दिया गया। ये कितने % सही है? इससे विस्तृत हमने किताब लिखी है, आपको एक किताब दे दूंगा मैं सुहेलदेव की, सुहेलदेव जी की। वहाँ एक महुआ का पेड़ था। जब गाजी आया, सतरिक में उसका मुख्यालय था, सतरिक बाराबंकी पड़ता है, लेकिन जब वहां गया तो उसको बड़ा अच्छा स्थान लगा, बहुत शीतल हवा, वहां एक पोखरा था, इसके बाद कुंड था, तो वहां वो रुका, वहीं पे तख्ता उठा बिछा के बैठा, वहीं टेंट लगाया। सैयद सलार, हाँ, सैयद सलार मसूद गाजी। इसके बाद वहीं से अपने सेना का संचालन करता था। बहुत जगह सीतापुर वगैरह बहुत सा आजू बाजू का जो राज्य जीता ना, वहीं से रह करके जीता। तो जब वो वहां से संचालन करता था, भगला नदी के किनारे जब युद्ध हुआ तो वहीं था वो, उस समय महुआ के पेड़ के नीचे ही था। उसको बोलता था मुझे बड़ा सुकून मिलता है। यहाँ तक उसने लिखा है तबकात नसीरी में उसने मरते समय कहा था कि बहुत बड़ी फौज है सुहेलदेव की, हो सकता है मैं मारा जाऊं तो मुझे यहीं दफनाया जाए। उसने अपनी अंतिम इच्छा, हाँ, अंतिम इच्छा उसकी थी। तो इसलिए मरने के बाद जब फिरोज तुगलक आया 14वीं शताब्दी में, तब इसके बाद बरियार शाह को साथ लेके गया, जनवार जाति का था। देखिए ठाकुर लोग जहां भी देखेंगे, ये हमारे साथ बहुत ब्राइट हिस्ट्री नहीं है। हमारे समाज के लोग कुछ क्षत्रिय बनना चाहते हैं, क्षत्रियों का बहुत उज्जवल इतिहास नहीं है जितना कि उज्जवल हमारा है। तो बरियार शाह को लेके गया, दिल्ली से जब आया तो उसके साथ में लेके गया। बरियार शाह सारी चीज बताता था। तो उसने कहा कि यहीं मारे थे, और मारे थे जबकि वहां चित्तौड़ा में झील के बगल में कुटला नदी के किनारे। लेकिन फिरोज तुगलक को गलत सूचना दी गई कि यहीं मारा था, इसलिए वो बड़ी मजार बना दिया वहां, और उसी पर लोग पूछते हैं। तो हम बड़ा अच्छा है। वहाँ सूर्य कुंड था या नहीं था? नहीं, बिल्कुल था, सूर्य कुंड था, और वहां सूर्य की पूजा, इसलिए अर्क भी बोलते हैं। सुहेलदेव सूर्य की भी पूजा करते थे, तो एक अर्क वंश से ही बन गया उससे, जो अर्क माने सूरज होता है। और अब मैं तो धन्यवाद दूंगा भाजपा सरकार को कि चित्तौड़ा झील के पास ही बगल में जहाँ पे मारे थे गाजी मियाँ को, वहां पे भव्य एक पर्यटक स्थल बना रहे हैं। वो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। और हम चाहेंगे कि वहाँ जो संस्था बनी है, संस्था साफ सुथरी हो, उसमें कोई लाग लपेट नहीं हो, राजनीति नहीं होनी चाहिए, और उसमें हमारे समाज के लोग भी उस संस्था में होने चाहिए। डॉक्टर पंचम साहब इस पे लगे हैं, काफी लिखा पढ़ी उन्होंने किया है, और हम चाहते हैं कि वहाँ सुहेलदेव राजभर लिखा जाए और अच्छे तरीके से वहाँ मेला लगे, भव्य मेला लगे, सारे लोग शरीक हो, हिंदू मुस्लिम सारे लोग इनवाइट किया जाए, सारे लोग शरीक हो वहाँ। एक चीज ये विवादित है थोड़ा, लेकिन हम प्रश्न रखना चाहेंगे आपके बीच। ये इसमें जो महाराजा सुहेलदेव राजभर के टाइटल को लेकर के जो विवाद छिड़ी है,
मतलब प्रेजेंट में जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी किसी भाषण के मतलब भाषण कहीं दे रहे थे, उसके बीच में जो उन्होंने महाराजा सुहेलदेव पासी का नाम ले लिया। और भी मतलब पासी समाज के जितने भी मतलब पहुंचे हुए लोग हैं या इतिहासकार हैं वो लोग सुहेलदेव को पासी बताते हैं। कितने परसेंट सही है? ऐसा है कि इस पे हमारा एक संस्था बनी है, राजभर इतिहास संरक्षण समिति। हम लोग के पास बहुत स्ट्रांग एविडेंस है, प्रमाण है, और हम लोग उसको पुटअप कर रहे हैं। ये भ्रांतियां हैं। पासी का जो मैटर है मैं आपको क्लियर बता दूं, पासियों तक भी ये बात जानी चाहिए आपके माध्यम से, कि एक समय था कि जब सूर्यवंशी लोग यानी आर्य लोग अवध क्षेत्र पे आक्रमण किए तो उस समय हमारा राज था। हमें से लड़ाई हुई पहले अयोध्या के पूरे क्षेत्र भरों से, मैं पहले भर की बात कर रहा हूँ, भरों से लड़ाई हुई। ये राज सूर्यवंशियों ने, अगर राम थे तो राम के खानदान पूरे, ये हमसे राज लिया इन लोगों ने और अपनी राजधानी बनाया। वहां राजधानी बनाने के बाद धीरे धीरे उनका भी डाउनफॉल होता है इतिहास का। जब उनका डाउनफॉल हुआ तो 140 ईस्वी में वहां सूर्यवंशी का एक राजा था जिसका नाम था कनकसेन। जब भर उस समय चले गए थे हिमालय की तराई में ज्यादातर, तो जब देखे अयोध्या में सूर्यवंशियों का राज कुछ कमजोर हुआ तो सोचे कि जैसे देखिए सुहेलदेव जी, हमारा ब्लड कैसे चलता है, हमारे जीन्स में क्या है। हमारे लोगों ने सोचा कि अब ये कमजोर हुए हैं, कुछ लोगों को मिलाया जाए, मिला करके इनसे युद्ध करें, अब हम इनको हरा देंगे। तो उन्होंने 3 जातियों के राजाओं को मिलाया। एक जात थी चेरू, जिसका बंगाल की तरफ राज था, बिहार के कुछ पार्ट में उनका राज था, असम तक उनका राज था। और एक जात थी पासी, जिनका ये लखनऊ के आजू बाजू में इनका कुछ राज था, राजस्थान वगैरह में। और एक भर थी जो अयोध्या में थी। तो इन तीनों की फौज मिला करके एक भयंकर युद्ध किया सूर्यवंशियों पर। और जब युद्ध किया तो कनकसेन जब देखा कि मेरी फौज सब मारी जा रही है तो भाग चला। वो भागते भागते जाके गुजरात में टिका। हो पीछा किया कुछ दूर तक, लेकिन फिर उसको छोड़ दिए, चले आए। ये जब राज हम जीत लिए सूर्यवंशियों से, ये हुआ भाई तीनों लोग मिल करके राज लड़े हैं, लड़ाई लड़ा है, तो क्या किया जाए। तो पासी लोग बोले हमको भी कुछ चाहिए, चेरू लोग बोले हमको भी चाहिए। तो पासियों लोगों को लखनऊ के पश्चिम का राज उनको दिया गया, अवध के पश्चिमी क्षेत्र का, और पूर्वी क्षेत्र में चेरुओं को राज दिया गया, और मध्य जो लखनऊ का एकदम सेंटर है, जो राजधानी है, वो भरों को राज मिला। अब पासी लोग को ये कंफ्यूजन हो गया है कि हम एक हैं, क्योंकि हम एक होकर के लड़े थे। अब जैसे बहन मायावती ने एक पार्टी बनाई, बहुजन समाज पार्टी काशीराम ने बनाई है, उसमें हमारे बहुत से नेता हुए हैं। अब जब इतिहास लिखा जाएगा तो सुखदेव राजभर है, रामाचल राजभर है, क्योंकि वो अक्सर लोग जानते हैं चमारों की पार्टी है। तो क्या ये कह देंगे कि सुखदेव चमार थे? नहीं, सुखदेव तो भर ही थे। तो उसी ठीक वही मिस्टेक यहाँ हो रही है। यहाँ मिल करके लड़े थे तो पासी समझते हैं भर हमसे है या हम भर से है। वो तो खुलेआम दावा करते हैं। नहीं, ये भी कहते हैं सड़क पे उतर जाएंगे अगर हमारे टाइटल के साथ छेड़छाड़ किया गया तो हम खुलेआम सड़क पे उतर जाएंगे, पासी समाज जाग चुका है, ऐसा मतलब बयान आता है सोशल मीडिया के माध्यम से। नहीं, बहुत अच्छा है, वो हमसे आगे हो गए हैं इस समय, और उसका कारण है कि उनको 80 में आरक्षण मिला है, अनुसूचित जाति में उनको आरक्षण मिला है। मैं अपने लोगों से कहूंगा उनसे कभी झगड़े की नौबत ना आए, क्योंकि एट्रोसिटी एक्ट लग सकता है हम पे। हाँ, लेकिन प्यार से प्रेम से उनको समझाया जाएगा, और उनके बहुत से इतिहासकार इस चीज को मानते भी है। सर बात ये है कि समझाने वाली बात तो आपने सही कहा, लेकिन बात ये है कि जो पासी समाज के कुछ लोग हैं, जो सीनियर हो या इतिहासकार हो, जो भी हो, राजनेता हो, वो लोग माने तब ना। सर साहब ऐसा है कि पहली बात तो एक बड़े विद्वान लोग, एथनोलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं, जाति शास्त्रीय, जाति शास्त्र के प्रकांड विद्वान, हम आज तक अनटचेबल सिद्ध नहीं हो पाए। हम अछूत हैं आज तक सिद्ध, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी अछूत जात में हमारा नाम नहीं है। पासी अछूत है, अनटचेबल है।
अब बताइए हमारा उनका रिलेशन कैसे हो सकता है? उन लोगों का मतलब ये भी कहना है कि हम महाराजा जो है हमारे जाति के थे और हमें जो है आरक्षण न भी मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमारा टाइटल हटाया नहीं जाए, जो हमारे राजा रहे हैं। यह उनके जात के उनका प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। वो आरक्षण छोड़ना चाहें तो कौन मना करता है? आरक्षण छोड़ दीजिए, आप आरक्षण वो कर दीजिए सरकार को लिख करके दे दीजिए कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए हमारी जाति को। जहां तक राजा का सवाल है, इतिहास आप बदल नहीं पाएंगे, इतिहास तो कतई बदल नहीं पाएंगे। जो अंग्रेज तो हमारे कुछ नहीं लगते थे और न पासियों के लगते थे। अंग्रेजों ने जो लिखा है शुद्ध रूप से उनको भर लिखा है। और एक चीज और बता दूं, सबसे बड़ा प्रमाण ये पासियों को बता दीजिए आप कि आप बताइए, हम क्या तबकात इन नसीरी किताब है, मिन्हाउद्दीन सिराज ने उसको लिखा है। 1248 ईस्वी में वो किताब लिखी गई है। हाँ, तो उस किताब में लिखा है, सुहेलदेव से लड़ाई लिखी है, उसमें बरतूह लिखा है, बरतूह, कहीं पासीतूह नहीं लिखा है। उसमें सुहेलदेव की जात बरतूह लिखा है। और ब्रैकेट में बड़े बड़े विद्वान फारसी के, क्योंकि फारसियन लैंग्वेज में है, उर्दू के जानकार और फारसी के जानकार बरतू को ब्रैकेट में भर लिखते हैं। और कैसे पढ़ा जाता है, ब का भ कैसे हो जाता है, ये एक छोटी सी बीच में मिस्टेक हो जाए ना तो ब का भ हो जाता है, भ का हो जाता है। तो ये इस चीज को वो तबकाती नसीरी पढ़ लें, इसमें 11,500 उसका दाम है उस किताब का। पासी लोग मंगा ले और पढ़ लें, उससे कोई पुरानी किताब तो है नहीं, 1248 ईस्वी में लिखी गई है। तो वो किताब सही होगी कि आज जो कह रहे हैं ये सब, जिससे लड़ाई हुई वो कह रहा बरतू जात के थे, तो पासी जात के थे, ऐसा तो लिखा नहीं है। आप कहाँ से कह रहे हो? नहीं तो उनका उसके बाद से बहुत से इतिहासकार लोग इनको भर लिखे हैं, गजेटियर में भर लिखा हुआ है, बहुत जगह लिखा है, भर राजपूत या थारू राजा। तो थारू, क्योंकि थारुओं का राज हम लोगों ने लिया था, तो लेकिन कहीं पासी ऐसा लिखा नहीं गया है। एक चीज सर हम आपसे ये जबरदस्ती कर जी सर, एक चीज हम आपसे और ये जानना चाहेंगे कि पासी समाज के कुछ चुनिंदा ऐसे इतिहासकार भी है, जो भी हो, जो भी कह ले, राजनेता कह लीजिए, जो भी हैं, वो लोग का साफ साफ कहना है राजभर शब्द जो है, राजभर में लास्ट में भर लगा हुआ है। हाँ। उसी के चलते जो है ये लोग हमारे बाप को अपना बाप बताते हैं, जबकि हकीकत ये है पासी जो है असली भर है। क्या पासी असली भर है जी? एक चीज बता दूं, R.K. चौधरी ने किताब लिखी है, एक पासी दर्पण भी है, 5-6 किताबें उनकी है हमारे पास। ऐसे ऐसे पासी का इतिहास लिखा गया, हंसी आती है सुन के। एक तो बोलते हैं कि परशुराम के पसीने से पासी पैदा हो गए, परशुराम के पसीने से। आप सोचिए, पसीने से चिल्लर पैदा होते हैं, आदमी तो पैदा अजीब अजीब। दूसरी चीज है कि फिर कहते हैं कि पास रहते थे, इसलिए हमारा नाम पासी है। फिर कहते हैं पासी असी, यानी पास और असी तलवार, तलवार रखते थे इसलिए हमारा पास। 7-8 कंसेप्ट इनका है। पहले तो वो क्लियर कर ले कौन सा कंसेप्ट आपका सही है, और हमारा तो शुद्ध रूप से है। दिस कास्ट इज वेरियसली नोन एज भर, राजभर, भरत एंड भर पतवा। ये बहुत प्राचीन समय से ऐसा चला आ रहा है, इसमें कहीं तो पासी शब्द नहीं लगा है। जी सर, लेकिन तो नहीं, ये एकदम गलत कर रहे हैं, अनर्गल कर रहे हैं हमारा। अरे मैं तो कहता हूँ भैया DNA टेस्ट करा लो जी, सबसे अच्छा तरीका है मान्यवर जी कि उनको बोलिए पासियों को और भरों का DNA टेस्ट हो जाए, देखिए मैच होता है। बिल्कुल नहीं मैच होगा। पासियों के भरों की संयुक्त मीटिंग बैठाई थी। आप कहें तो मैं, मेरे पास रजिस्टर है, जितने पासियों की साइन है। हाँ बिल्कुल, और उनका मोबाइल नंबर है, आप उनसे पूछ लीजिए। बल्कि उन्होंने कहा बिजली पासी था, बिजली लाखन सबको तो पासी लगा ही है। सुनिए, बिजली को कहा उन्होंने ये पासी था। तो जयंती एक मैडम है हमारे समाज की, उन्होंने कहा भैया जब आप कह रहे भर पासी एक ही है, एक काम करो, पहला काम यहीं से हम शुरुआत करते हैं, आधा किलवा हमको दे दो। तुमने तो पूरा कब्जा कर लिया, पूरा पासियों का बोर्ड लगा दिया, तो जब हम एक ही है तो आधा हमको दो, आधा तुम ले लो। इसी पर एकदम वो लगे खिसियाने वो सब। तो इस तरह से झूठी चीज नहीं चलती है। ओवर कॉन्फिडेंस उनको क्यों आया है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि ST में, SC में है वो?
अनुसूचित जाति में मतलब हैं। विकास कर चुका है ये जाति। विकास नहीं कर चुका है जी। अरे मनोबल तो हमारा इतना छाती चौड़ी है ना, लेकिन वो हमारा मनोबल इतना ऊंचा है, उनको बोलिए आप आरक्षण छोड़ दो, देखते हैं आपका मनोबल कैसा है। पासियों का जहां तक मैटर है, एक तो कोर्ट में केस भी चल रहा है, क्यों नहीं हाजिर हो रहे हैं? उनको नोटिस जा रहा है, बार बार हाजिर नहीं हो रहे हैं, तो बोलिए उनको हाजिर हो जाए, कोर्ट में प्रूव कर दे। अरे अभी 2 दिन पहले का तो वीडियो आया है, वो लोग बोल रहे हैं सीधा कि अगर टाइटल के साथ छेड़छाड़ हुई तो हम लोग रोड पे कूद जाएंगे और जो 2-2 हाथ कर लेंगे। भाई आप अगर आप कूदना चाहते हैं तो समुद्र में कूद जाइए, भारत के 3 कोने में समुद्र है, कूद जाइए आप समुद्र में, कौन रोकता है आपको? आप कूदना चाहे तो कूदिए। 10% अगर अरे इतिहास तो सबको खत्म कर देंगे ऐसा। पुराना इतिहास कोई मिटा नहीं सकता, माई का लाल कोई मिटा नहीं सकता। उनको ये ज्ञान होना चाहिए अच्छी तरह से। R.K. चौधरी जब थे, उनसे भी मेरी बात हुई थी, हमने कहा सर आप मिशन के आदमी हैं, एक बाभन के पसीने से आप, मतलब बाभन की औलाद है, आप गाली देते हैं पासियों को। इस तरीके की बहुत सी चीजें हैं, पहले वो अपना देख ले घर, हमारे घर को रहने दे, हम अपना घर देख लेंगे। लेकिन मैं ये कहूंगा शालीनता के साथ, संवैधानिक दायरे में रख करके कि भरों को चुनौती न दे, बिल्कुल ये मैं कहूंगा। यही तो सर खुले अभी हम नहीं, अभी हमारे खून में, और हम उनसे निपटेंगे तो संवैधानिक तरीके से निपटेंगे, हम मारपीट करके नहीं निपटेंगे। गाली गलौज जैसी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, कितने लोग को सुना है हमने जी। ऐसी गालियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर लड़ना है संवैधानिक तौर पे, कानून के दायरे में आकर के आप लड़ाई लड़ो, अपनी बात आप कहो, अपनी बात हम कहें, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक चलो। लेकिन इस तरह से अभद्रता का व्यवहार ये कतई हमारे समाज, भद्र समाज है हमारा, अभद्रता बिल्कुल लाइक नहीं करता है। उनको चाहिए कि आप शालीनता के तौर पे पेश आइए, कोई बोलने से, मुंह बजाने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है। जी सर, आखिर में जाते जाते आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे कि जो राजभर समाज के जो आजकल के बच्चे, युवा बच्चे हैं, उनको आप अपने जरिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, ये बड़े दुर्भाग्य का क्वेश्चन आपने पूछ लिया। हम तो देखिए, कोई समाज, मैं आज कहता हूँ, कई बार कह चुका हूँ, सामाजिक मीटिंग होती है उसमें भी कहता हूँ कि हमारे लिए, हमारा तो सब कुछ चला गया है, हमारे पास कुछ है नहीं। हमारे लिए एक चीज, केवल एक चीज, राजभर एकच लक्ष्य, शिक्षा। शिक्षा में इतना आगे चले जाए, इनको कोई रोक नहीं पाएगा फिर। और मैं जस्ट रिवर्स देख रहा हूँ, हर भरोटी का लड़का बिल्कुल स्कूल नहीं जाएगा, और कुछ जाते भी हैं तो कभी किताब उठाते नहीं, मन से पढ़ते नहीं। और दौड़ में आप देखिए कितनी पुलिस की भर्ती होती है, अगर ये दौड़ भी नहीं करते, ये तो 8 बजे तक सोते हैं। राजा की कौम है ना, राजा की कौम है, इसे राजसी ठाठ इनका है। तो मैं तो इनको संदेश यही दूंगा कि भैया ये सब गलत है, एकदम बिल्कुल गलत है। आपके नसों में किसका खून है, इसे याद रख करके आप कुछ करो, आगे चलो। आज कंपटीशन का जमाना है। यादव बिरादरी को मैं धन्यवाद दूंगा, अपने कर्तव्य से आज बहुत आगे। नहीं तो हम लोग सन आपसे 50-50 के आजू बाजू में हमारे दादा बाबा बोलते थे, आहिर और भर लगभग समान होते थे, एकदम कम समकक्ष होते थे। लेकिन उन लोगों ने एक व्यवसाय जो दूध वाला किया, उससे एक भैंस पाल के एक लड़के को BA करा लिया उन लोगों ने। तो हमारे समाज को मैं यही कहूंगा कि कुछ तक हमारे भरोटी में कुछ ये चीजें हैं, कई लोगों के पास पैसा आ रहा है, भैंस पाले हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई में बच्चों का बिल्कुल रुचि ही चली गई है। और अगर समाज को विकास करना है तो एकच लक्ष्य, शिक्षा को आगे आना है, बगैर शिक्षा के कुछ नहीं होगा। मैं मेरा ये संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको अपना बहुमूल्य टाइम देने के लिए राजभर एक्सप्रेस और द आर्टिकल न्यूज चैनल पर। दोस्तों, ये थे राजभर समाज के इतिहासकार MB राजभर जी, जो कि भरों का राज और साम्राज्य कब से कब तक रहा, क्या राज रहा, कहां से चल के कहां पर आके खड़े हुए हैं, किस तरह का इतिहास रहा है, सब कुछ बेबाकी से इन्होंने बताया। दोस्तों, इसी तरह की न्यूज आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।